अगर आने वाले वक्त में एजिंग सच में एक ट्रीटेबल बीमारी बन जाती है, तो फ्यूचर के प्रोफेशनल्स क्या रोल प्ले करेंगे? क्या एक डॉक्टर बनकर उस क्योर को एडमिनिस्टर करना ज्यादा बेहतर होगा, या फिर लैब में एक बायो इंजीनियर बनकर उस क्योर को इन्वेंट करना? क्या हेल्थ केयर का आने वाला फ्यूचर सिर्फ एक स्टेथोस्कोप तक ही लिमिटेड रह गया है, या फिर एक कटिंग एज क्रिस्पर लैब ने इसकी जगह ले ली है? हेलो, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो 2026 और उसके बाद आने वाले हर इंडियन बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक बड़ा गेम चेंजर लाइफ डिसीजन बनने वाला है। सोचिए जरा, क्लास 12th के बाद बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को हमेशा से एक ही सेट पाथ दिखाया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इंडिया की करियर लैंडस्केप में एक मैसिव, सच में माइंड ब्लोइंग शिफ्ट आया है। आज डेटा, टाइमलाइंस और डायरेक्ट आरओआई के जरिए इस पूरे बदलाव को बहुत ही डीप लेवल पर डीकोड किया जाएगा। तो चलिए आज के इस करियर पजल को फटाफट 6 हिस्सों में ब्रेक डाउन करते हैं। पहला, एक हेड टू हेड आरओआई कंपैरिजन। दूसरा, द पैराडाइम शिफ्ट। तीसरा, ट्रेडिशनल एमबीबीएस पाथ। चौथा, इन नए इन्वेंटिव करियर्स का राइज। पांचवा, फ्यूचर टेक और मोबिलिटी। और आखिर में लॉन्जिविटी होराइजन। बढ़ते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ। जब भी रियल वर्ल्ड करियर प्लानिंग की बात होती है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि एक बीटेक बायोटेक्नोलॉजी ग्रेजुएट लगभग 21 से 22 साल की उम्र में ही अपनी पहली सैलरी अर्न करना शुरू कर देता है, जो आमतौर पर 4 से 8 लाख पर आनम होती है। वहीं एक एमबीबीएस स्टूडेंट को प्रॉपर जूनियर रेजिडेंट वाली सैलरी पाने के लिए 27 से 30 साल की उम्र तक वेट करना पड़ता है। टेक प्रोफेशनल्स को शुरू में ही एक क्लियर 4 से 5 साल का फाइनेंशियल हेड स्टार्ट मिल जाता है, जो काफी जल्दी आर्थिक आजादी दे देता है। तो यहां में बात आती है रिस्क एपेटाइट की। मेडिसिन की लाइन में कमाई का एक स्टेबल एक्सेलरेशन होता है। ये पूरी तरह रिसेशन प्रूफ है और आगे चलकर प्राइवेट प्रैक्टिस में इनकम की कोई अपर लिमिट नहीं होती। दूसरी तरफ बायोटेक और एआई सेक्टर्स में करियर जंप्स और ईसॉप्स के सहारे तेजी से आगे बढ़ता है। जॉब स्विच करने पर आराम से 30 से 50% तक का हाइक मिल सकता है। स्टार्टअप्स में इक्विटी मिलती है, हालांकि यहाँ ग्लोबल मार्केट की थोड़ी वोलेटिलिटी जरूर रहती है। एक वेल एस्टैब्लिश्ड सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आसानी से 1 करोड़ के आगे पीक कर जाता है, जो बिल्कुल किसी टॉप टीयर बायोटेक सीटीओ या एआई लीडर की कमाई के बराबर है। दोनों ही रास्ते एक्सट्रीम वेल्थ बनाते हैं, फर्क सिर्फ टाइमिंग और स्पीड का है। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पर, द पैराडाइम शिफ्ट और इंडिया का बायो इकोनॉमी बूम। एक वक्त था जब सोसाइटी में मेडिसिन को ही बायोलॉजी का सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे बड़ा करियर माना जाता था। पर आज यह समझना बहुत जरूरी है कि क्या अब भी वही पुरानी सोच लागू होती है, या फिर आने वाला फ्यूचर कुछ और ही डिमांड कर रहा है। पिछले 1 दशक में ना इंडिया की बायो इंडस्ट्रीज में जो धमाका हुआ है ना, वो सच में किसी बड़ी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। जस्ट लुक एट दिस नंबर, $165.7 बिलियन। 2014 में इंडिया की पूरी बायो इकोनॉमी महज 10 बिलियन पर थी। मतलब 2024 आते आते इसने लगभग 16 गुना ग्रोथ अचीव की है। यह फिगर अपने आप में इस बात का सबूत है कि बायोलॉजिकल साइंसेज अब लेबोरेटरीज के बेसमेंट से बाहर निकलकर सीधे हमारी नेशनल इकोनॉमी को ड्राइव कर रही हैं और जीडीपी में भी लगभग 4.25% का बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। और इस एक्सपेंशन के बारे में सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये अब सिर्फ वैक्सीन या गोलियों तक लिमिटेड नहीं रहा। अगर इस ब्रेकडाउन को देखें तो सबसे बड़ा चंक, लगभग $78.2 बिलियन सीधे बायो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आता है, जिसमें बायोकेमिकल्स और इंडस्ट्रियल एंजाइम्स शामिल हैं। फिर आता है बायोफार्मा 58.4 बिलियन पर। बायो आईटी और दूसरी सर्विसेज भी काफी तेजी से ग्रो कर रही हैं। इंडिया की जो नई बायो E3 पॉलिसी है ना, उसका मेन फोकस ही इन सस्टेनेबल बायो बेस्ड मॉडल्स को सपोर्ट करना है। यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा सेक्शन, द ट्रेडिशनल पाथ, यानी एमबीबीएस का वही पुराना गोल्ड स्टैंडर्ड। इस नई बूम के बावजूद हम उस रास्ते को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते जो हमेशा से सबका फेवरेट रहा है। पर सच कहूं तो एमबीबीएस का सफर एक मैराथन जैसा होता है, काफी लंबा और डिमांडिंग। 5.5 साल का अंडरग्रेड और इंटर्नशिप, फिर 3 साल का एमडी या एमएस, और अगर किसी को टॉप टियर में जाना है तो और 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन। मतलब 18 साल की उम्र में शुरू करने वाला एक स्टूडेंट लगभग 28 से 30 साल की एज में जाकर एक स्टेबल अर्निंग शुरू कर पाता है। यहाँ सोशल रिस्पेक्ट बहुत हाई है, पर टाइम का इन्वेस्टमेंट भी उतना ही ज्यादा है। अब बात आती है सबसे जरूरी मुद्दे की। सेक्शन 4, राइज ऑफ इन्वेंटिव करियर्स, खास करके बायोटेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में। इन दोनों रास्तों के बीच का कोर डिफरेंस यहाँ बिल्कुल क्लियर हो जाता है। देखिए, एमबीबीएस एक इंटरवेंशन बेस्ड करियर है,
यहाँ मेरा काम डायरेक्ट पेशेंट्स को ट्रीट करना, अपनी क्लिनिकल स्किल्स और एम्पैथी का यूज करना है। दूसरी तरफ बायोटेक और बायो इंजीनियरिंग पूरी तरह से इन्वेंशन पर आधारित हैं। यहाँ एक लैब या किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर नई मेडिसिन्स क्रिएट की जाती हैं। एआई और लॉजिक का यूज करके ऐसी बेहतरीन टेक्नोलॉजीज बनती हैं जो शायद एक ही वक्त में लाखों लोगों की जान बचा सकें। दोनों की फिलॉसफी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। चलिए अब चलते हैं सेक्शन 5 पर, फ्यूचर टेक और मोबिलिटी, और देखते हैं कि आखिर दुनिया किस तरफ जा रही है। आज के टाइम में हेल्थ केयर सिर्फ बायोलॉजी नहीं रह गया है, ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ मर्ज हो चुका है। एक एआई ड्रग डिस्कवरी लीड जो मशीन लर्निंग का यूज करके नई दवाइयां खोजता है ना, वो इजीली 45 लाख पर एनम तक कमांड कर रहा है। मेडिकल डेटा साइंटिस्ट आराम से 30 एलपीए तक जा रहे हैं। गवर्नमेंट की नई बायो E3 पॉलिसी का मेन एजेंडा ही यही बायो एआई इंटीग्रेशन है। सच मानिए, अगर किसी इंसान को कोडिंग और बायोलॉजी दोनों की समझ हो तो आज के मार्केट में उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है। और अगर बॉर्डर्स क्रॉस करने की बात करें, यानी ग्लोबल लेवल पर काम करने की, तो यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट सामने आता है। अगर किसी डॉक्टर को प्रैक्टिस के लिए यूएस शिफ्ट होना है तो उन्हें यूएसएमएलई क्लियर करना पड़ता है, जिसमें 3 कड़े स्टेप्स हैं, 2 से 4 साल लगते हैं और इजीली 10 से 15 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। उसके मुकाबले टेक और बायोटेक प्रोफेशनल्स के स्किल्स ग्लोबली सीधे ट्रांसफरेबल होते हैं। एमएस या पीएचडी के जरिए आसानी से एंटर किया जा सकता है और डॉक्टर्स का लंबा लाइसेंसिंग प्रोसेस के मुकाबले H1B या O1 वीजा पाथवेज यहाँ काफी फास्ट और आसान होते हैं। वैसे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, आजकल की कॉर्पोरेट दुनिया इन दोनों प्रोफेशंस को आपस में मिला रही है। फार्मा इंडस्ट्रीज में मेडिकल अफेयर्स एक ऐसी जगह बन गई है जहां साइंस और बिजनेस स्ट्रैटेजी आपस में जुड़ते हैं। चाहे बात मेडिकल साइंस लिएजन की हो, जो डॉक्टर्स और कंपनी के बीच एक ब्रिज का काम करता है, या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट्स की। अब सच्चाई यह है कि डॉक्टर्स और बायोटेक ग्रेजुएट्स दोनों ही इन कॉमन कॉर्पोरेट रोल्स के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को आज सबसे ज्यादा इसी क्रॉस फंक्शनल टैलेंट की जरूरत है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 6, द लॉन्जेविटी होराइजन, यानी बढ़ती उम्र का इलाज। ये सच में आने वाले कल की वो फ्रंटियर है जहां मेडिकल इंटरवेंशन और बायोटेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन पूरी तरह से एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। लॉन्जेविटी बायोटेक एक बिल्कुल ही नई और माइंड ब्लोइंग फील्ड है, जहां एजिंग यानी बुढ़ापे को ही एक डिजीज माना जा रहा है जिसे ठीक किया जा सकता है। 2026 तक ये $30 बिलियन से भी ज्यादा का मार्केट बनने वाला है। एआई और सेलुलर रिजुविनेशन का यूज करके कंपनीज बेसिकली इंसान की एज को रिवर्स करने और लाइफ बढ़ाने पर काम कर रही हैं। नए ग्रेजुएट्स के लिए ये किसी सनराइज सेक्टर से कम नहीं है, जहां एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सॉलिड चांस है। इस डीप डाइव का हिस्सा बनने के लिए बहुत शुक्रिया। आगे मिलते हैं ऐसी ही किसी और गहरी जानकारी के साथ।